तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, यानी ओम के नियम के बारे में। आपको इस नियम के बेनिफिट्स को बता देते हैं कि यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर 12 में पढ़ते हैं या फिर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आपको ओम्स लॉ पूछा जाता है, इसके नियम को पूछा जाता है और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड, बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक ने, यानी ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक स्टेटमेंट अपना दिया, तो उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि किसी चालक में, जैसे कि मान लेते हैं कि एक चालक है, ये हमारा एक चालक तार है, जैसे कि यहाँ ए बी एक चालक तार है। तो इसी ए बी चालक तार में इन्होंने बताया कि चालक के सिरों, यानी ए और बी इसका जो टर्मिनल है, इसको सिरों के बीच जो लगाया गया जो विभवांतर होता है, मतलब हम ए और बी के बीच यदि हम विभवांतर लगाते हैं, यानी इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, तो जो भी होता है, इस ए बी के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है, और उस चालक तार में जो बहने वाली धारा, जो करंट होती है आई, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि भी प्रोपोर्शनल आई होता है या फिर आई प्रोपोर्शनल भी दी होता है। ठीक है, तो यदि आप इसकी डेफिनेशन इसका आप यदि चाहते हैं तो इसका डेफिनेशन आप कहीं यहीं पर दिख जाएगा, मैं वहाँ पर आपको नोट करा दूंगा। तो ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट यह था कि किसी चालक के सिरों के बीच, एक चालक है, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक शर्त भी रखा कि यदि हम फिजिकल कंडीशन, जैसे कि हम ताप दाब को यदि हम नियत रखेंगे, मतलब स्थिर रखेंगे, यदि उसमें परिवर्तन न करेंगे तो ये कंडीशन लागू होता है। मतलब कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न करें, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी के अनुसार यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हो जाता है V इक्वल I इंटू आर। मतलब यहाँ पर देखिए R एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि R का मान निकालें तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I। इसी को हम कहते हैं एक हमारा R जो है एक कांस्टेंट, मतलब एक स्थिर अंक है। तो इस हिसाब से जो हमारा R का जो यहाँ पर डेफिनेशन बनता है, वो हमारा डेफिनेशन बनता है कि चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में, मतलब यदि कोई चालक तार है तो उसके जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो हमारा अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, आर कहते हैं। यहाँ से आर का भी डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, और इन्होंने बताया कि यदि हम V और I में, जैसे कि देखिए यहाँ पर V है और I है, यदि हम V और I में एक ग्राफ, जैसे कि ये हमारा V हो गया, ग्राफ है V, और ये जो ग्राफ है I का ग्राफ है, यदि हम V और I में एक ग्राफ खींचे तो जो इसका ग्राफ जाता है ये सीधा चला जाता है, मतलब कांस्टेंट की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ग्राफ से ये समझ में आता है कि यदि हम फिजिकल कंडीशन को यदि हम स्थिर रखते हैं तो जो V और I का अनुपात होता है ये भी एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, और इस हिसाब से यदि आप R का यदि आप यूनिट निकालना चाहें तो जो R ऑफ, तो यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का तो आप जानते हैं बोल्ट होता है, यानी कि वोल्टेज का जो बोल्ट होता है, और जो I का होता है एम्पियर होता है। यहाँ पर हो जाएगा बोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा इसका यूनिट, या फिर इसको कहते हैं R का सीधे डायरेक्ट कहते हैं ओम। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर भी होता है उसका और इसका ओम भी इसका यूनिट होता है। और इसकी जो बीमा होती है
होता है कि m l स्क्वायर t पर -3 आपका a पर -2 होता है, ठीक है ना। और इस हिसाब से हम क्या करते हैं और बता दें कि जो ओम का नियम होता है केवल चालक पदार्थों मतलब कंडक्टर मटेरियल पर ही सत्य है, ठीक है। और इसी के अनुसार हम प्रतिरोध के लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस मतलब प्रतिरोधों का जो नियम होता है वो क्या होता है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बता दीजिए जो प्रतिरोध होता है पहला, इसका कंडीशन क्या होता है कि जो R होता है R डिपेंडेंट ऑन L मतलब चालक की लंबाई पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। पदार्थ पर निर्भर होता है, मतलब पहला होता है कि उसके पदार्थ की लंबाई पर निर्भर होता है। दूसरी बात कि जो R जो होता है वो डिपेंडेंट होता है उसके सेक्शन एरिया के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम, ठीक है। मतलब जो A होता है मतलब सेक्शन एरिया होता है, मतलब चालक तार की जो सेक्शनल एरिया होती है, जैसे कि हमारा चालक तार है तो इसके जो सेक्शनल एरिया होते हैं इसके हमारा व्युत्क्रम होता है। तो ये दो कंडीशन हम लेकर चलते हैं। और भी इसके कंडीशन होते हैं कि जो होता है पहला होता है कि चालक पदार्थ पर निर्भर करता है, दूसरा होता है इसके तापमान पर भी निर्भर करता है। इस हिसाब से इसमें बस दो ही हम लेकर चलते हैं, जैसे कि R डिपेंडेंट होता है उसकी लंबाई पर और R उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती पर भी डिपेंडेंट होता है। तो इस हिसाब से हमें एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि R इसको यदि हम जोड़ेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके यदि हम इसको ऐड करते हैं तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। इस हिसाब से यदि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह यदि हटाएंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L/A। देखिए हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है R इक्वल टू रो L/A। इस हिसाब से जिसमें जो इसमें रो है इसको भी एक कांस्टेंट करते हैं, वेयर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं। जो रो होता है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में और चालकता कंडक्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।